हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सपेक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर है। इस वीडियो में हम कोशिका सिद्धांत, उसकी संरचना और कार्य को जानेंगे, यानी सेल के बारे में, थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें सेल दो तरीके की होती हैं। एक तो प्लांट सेल होता है, एक जंतु एनिमल सेल होता है। तो आज का टॉपिक है जंतु सेल, एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारा पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। 40वां प्रश्न, 39 तक हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कोश की घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। कोशिका द्रव्य होता है भित्ति, राइबोसोम। कोशिका झिल्ली नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में। एक्सप्लेनेशन, कोशिका के केंद्रक का वह कोश की घटक जिसकी अधिकांश प्राकेंद्रियों मौजूद नहीं होती हैं, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्रक के चारों ओर घेरे रहती है, चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें बाहरी झिल्ली अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, से जुड़ी होती है, जिस पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, कौन? केंद्रक। ठीक है, ये नियंत्रण केंद्र है कोशिका का। 41वां, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज को विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से कौन में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ग्लूकोज जब टूटता है तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एक्सप्लेनेशन, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 42वां प्रश्न, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? पायरूवेट, एटीपी, एडीपी, ग्लूकोज। तो जो हमारी ऊर्जा बनती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एक्सप्लेनेशन, अधिकांश कोश की प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं जीवित कोशिकाओं में आदि में पाया जाता है, जो जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार के अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए चलाने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग, प्रसार, मांसपेशियों को संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि। 43वां, किस कोशिकांग में कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का पीएच 4.5 से 5 अम्लीय होता है। 44वां, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या गोल्गी काय। तो ये होती है कोशिका द्रव्य के अंदर, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म इंग्लिश में। एक्सप्लेनेशन, कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं कोश केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय और राइबोसोम इत्यादि। 45वां, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? 70S और 40S, 60S, 40S, 50S, 30S, 0S, 30S। ये आपकी 50S या
और 30S की होती है। एक्सप्लेनेशन, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाई में 50S और 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। 46वां प्रश्न, प्राकेंद्र की कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प का चयन कीजिए। झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्र, नाभिकीय क्षेत्र में केंद्रकाभ कहलाता है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन रहेगा झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। इसके अंदर कोशिका झिल्ली नहीं होती है ना, पहले आ चुका है ये। बाकी सब होते हैं, छोटा आकार होता है, गुणसूत्र, नाभिकीय क्षेत्र, केंद्रकाभ होता है। एक्सप्लेनेशन, प्राकेंद्रीय कोशिका की प्रमुख विशेषताएं, ये अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्री होती है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। 47वां प्रश्न, जब एटीपी टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 32 के मोल, 32.5 के मोल, 30.5 के मोल, 30 के मोल। तो इसका 30.5 के मोल होती है। एक्सप्लेनेशन, संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करना है, जो कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषी क्रियाओं को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 के किलोमोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। 48वां, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतःद्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन पहला अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन, अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुकेंद्र कोशिकाओं यूकेरियोटिक सेल में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इसका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतःद्रव्य जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। 49वां, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? प्लाज्मा कोशिकाएं, घनाभाकार कोशिकाएं, सल की उपकला, मास्ट कोशिकाएं। ये सल की उपकला होती हैं। एक्सप्लेनेशन, सल की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायु कोश में पाया जाता है। यह विसरण सीमा का कार्य करती है। 50वां, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कीड़वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। गलत कथन बताना है तो इसका ये डी वाला, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल नहीं बनता है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, दिए गए कथनों में और गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है बल्कि पायरुवेट का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 51वां, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? ये SER है। ठीक है। पहला, औषधियों विषों का निरावशीकरण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। तो इसमें ये पहला है SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये करता है औषधि का विष का निरावशीकरण। ये ऊपर भी आया था। ठीक है, ये अलग तरीके से पूछा था। एक्सप्लेनेशन, कशेरुकी प्राणियों जीवों के यकृत कोशिकाओं में
SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिनोम नामक पदार्थ स्रावित होता है। एक चिकनी झिल्ली नुमा परत पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य औषधीय विषयों को निरावशीकरण या निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 52वां, नीचे दिए गए चित्रों ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है? विभाजन भी कब और कहाँ होता है? ये दो चित्र दिए गए हैं। एक ये से मतलब ये सेल है, इसकी दो सेल बन गई। ये सेल है, इसकी दो सेल, फिर इसकी दो दो और बन गई इनकी। तो बताना है ए वाला किसका है, बी किसका है। ए समसूत्री विभाजन है, बी अर्धसूत्री विभाजन है। दूसरा, वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहला ए अर्धसूत्री विभाजन है, बी समसूत्री विभाजन है। युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए समसूत्री विभाजन है, बी अर्धसूत्री है विभाजन है। युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। डी ऑप्शन है, ए भी दोनों अर्धसूत्री विभाजन है। वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है थर्ड वाला, ये आपका सही रहेगा। ए समसूत्री है, बी अर्धसूत्री है। युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक्सप्लेनेशन, कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों गैमीट के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं जर्म सेल में होता है। अगला 53वां, निम्नलिखित में से किस कोशिका घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? पहला राइबोसोम, गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। तो इसमें राइबोसोम्स जो होता है उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कारखाना बोलते हैं। तो ये राइबोसोम। एक्सप्लेनेशन, राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोश की संरचना है और यह कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य का स्थान है। 54वां, निम्न में से कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन, सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। इसके लिए इन्हें कोशिका का बिजलीघर पावर हाउस भी कहते हैं। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वान कोलेकर ने की थी। अल्बर्ट वान कोलेकर को ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन, लाइसोसोम यह एक झिल्ली आबंध कोशिकांग है जिसमें प्रचुर मात्रा में मिली हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लियर अम्लों का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकांग और परिपक्व आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी कोशिकांग में पाया जाता है। अंतःपृथ्वी जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गॉल्गी द्वारा होता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देता है। इस कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। 56वां, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? अभी ऊपर आया था, ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्गी का, लाइसोसोम। तो अभी आया था ये लाइसोसोम, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन देखा है हमने लाइसोसोम के बारे में। देखिए और भी दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती शैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जमा होते हैं। इन एंजाइमों का उपयोग कोशिका में जटिल अणुओं को पचाने के लिए किया जाता है। लाइसोसोम न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, वसा, प्रोटीन को पचाने में सक्षम है। उसके साथ साथ लाइसोसोम अपने स्वयं के एंजाइमों द्वारा अपनी स्वयं की कोशिकाओं को पचाते हैं और क्षति पहुंचाते हैं जिससे कोशिका को मृत्यु हो जाती है। इस प्रक्रिया को ऑटोलाइसिस कहा जाता है। तो ये ऑटोलाइसिस बोलते हैं।
जब कोशिका मर जाती है। 57वां, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत कहाँ लागू नहीं होता है? इसको किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया, इसको ध्यान रखना है। कवकों पर, जंतुओं पर, विषाणुओं पर या शैवालों पर? तो ये विषाणु जो है ये इन पर लागू नहीं होता है, ठीक है। और ये विषाणु जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें भी इनका कोई स्थान नहीं है। जो किसने दिया था? रॉबर्ट व्हिटेकर ने दिया था। उन्होंने भी इसके बारे में नहीं बताया कुछ भी। एक्सप्लेनेशन, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कवकों, जंतुओं, शैवालों पर लागू होता है परंतु विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। 58वां, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, एक प्याज के छिलके का निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें की थी? तो कॉर्क में की थी। पेड़ की छाल जिसको बोलते हैं मरी हुई, ठीक है, मरी हुई मृत कोशिकाओं की खोज की थी। एक्सप्लेनेशन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किया गया। इन्होंने कॉर्क स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली, उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। अगला 59वां, कोशिका की खोज किसने की? अभी क्वेश्चन आ गया है। थियोडोर स्वान, रॉबर्ट हुक, मैथिडास स्लाइडेन, रुडोल्फ विर्चाउ। तो ये अभी पढ़ा है, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी 1665 में, ठीक है, ऊपर दिया। 60वां प्रश्न, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? करणीय, कोशिका द्रव्य, ओलव या फुफ्फुसीय? तो कोशिका जेलीनुमा, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म इंग्लिश में इसको बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन, कोशिका जीवों के आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला में घिरी रहती है। यह प्राय इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर होती है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। 61वां, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसा पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोल्स, साइटोप्लाज्म। अभी पढ़ा है, साइटोप्लाज्म इसको बोलते हैं। 62वां, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में बताना है। केंद्रक और कोशिकाओं के बीच, वसाओं और ऊतकों के बीच, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। अभी आया था, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है साइटोप्लाज्म। 63वां, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीप्लाज्मोलाइसिस, साइटोलाइसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्लाज्मोलाइसिस। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। 64वां, आज का लास्ट क्वेश्चन है और हम आपके लिए 25 क्वेश्चन डेली कराएंगे आज से, ठीक है। तो ये 25वां क्वेश्चन है। डैश कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या अंतःप्रद्रव्य जालिका? तो पावर हाउस पहले भी पढ़ लिया है हमने, ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में होती है। इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नीलरहित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है।
ये आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं हमने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं।